Hi, welcome to Rivodu. It's Physics, Units and Measurements, Part 5, Dimensional Analysis. तो हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़, पहला है बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़. हम इन्हें बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन क्वांटिटीज़ को, बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम फिज़िक्स के दूसरे जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव कर सकते हैं, और जिन्हें हम डिराइव करते हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं. आपको शायद याद होगा बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इस वीडियो में हम तीन बेस क्वांटिटीज़ को कंसिडर करेंगे, जो कि है, पहला है लेंथ जिसका सिंबल होता है L, दूसरा है टाइम जिसका सिंबल होता है T, और तीसरा है मास. अगर हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव करते हैं, इसका मतलब है कि जो फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ हैं हम उन्हें बेस क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या, एक तरह का लेंथ है, अपॉन टाइम. अगर सिंबल से देखें तो L/T. तो जो बेस क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ पर L/T है, लेंथ अपॉन टाइम, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें फिजिकल क्वांटिटी की, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इसके नेचर के बारे में बताता है. मतलब हमें ये कॉम्बिनेशन बताता है कि वेलोसिटी बेस क्वांटिटीज़ के साथ कैसे रिलेट करती है. अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगी. तो ये जो कॉम्बिनेशन है जिससे हमें पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर है वो कैसा है, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन. और हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से. तो अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे स्मॉल v और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है. और लेंथ की डायमेंशन ऐसे L, टाइम की ऐसे. और अगर इसे इनलाइन लिखें तो ये हो जाएगा ऐसे. तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? LT-1. तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1. ये बेस क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, ये L/T. यहाँ पर हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे. यूनिट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. लेंथ के लिए फुट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है. टाइम के लिए भी सिमिलरली आवर भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, बस हम ये देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटीज़ के साथ उसका जो रिलेशन है वो कैसा है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाला अभी हमने? LT-1. और टाइम का डायमेंशन T. ऐसे जब मैं इस T को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? LT-2. तो इसी तरह हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में, और उन कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डायमेंशंस. तो आगे बढ़ते हैं. हम तीन बेसिक क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, मास के लिए M, और बाकी सारी इनका कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर कहीं पे कांस्टेंट आ जाए, सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि पाई का कांस्टेंट क्या है, पाई का डायमेंशन क्या है, तो पाई का डायमेंशन क्या है? डायमेंशनलेस है. पाई एक नंबर है 3.141. तो हमें कोई बेस क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि पाई की वैल्यू होती है 3.141. ये इंडिपेंडेंट है बेस क्वांटिटीज से. तो इन्हें हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. तो हम कॉन्स्टेंट्स की जो डायमेंशंस हैं हम उन्हें 1 लेते हैं. 1 मतलब डायमेंशनलेस. तो कोई भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, 15.30 हो, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, या एवोगाड्रो नंबर हो, कुछ भी हो, वो सब डायमेंशन लेस है. ठीक है. या जैसे यहाँ पर पाई था. इसी तरह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
वो भी डायमेंशनलेस है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो चलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालते हैं। तो सपोज़ हमें वेलोसिटी की पता है, हमने अभी भी निकाला, होती है LT-1, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT-2। आप सभी को पता होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बोलूँ फोर्स की डायमेंशन क्या होंगी, तो पहले m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, और a की डायमेंशन क्या है यहाँ से, LT-2। तो LT-2, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, MLT-2। एक और क्वांटिटी की देखते हैं हम। सपोज मैं बोलता हूँ वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो, जैसे कि क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कुछ भी है। जैसे वॉल्यूम ऑफ, जैसे यहाँ पर मैं रफ वर्क लेता हूँ, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। या फिर अगर क्यूब है तो इसकी क्या होती है, साइड क्यूब। या फिर अगर सिलेंडर है तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हर जगह पर कुछ कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट है, और उसके बाद साइड्स मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन हर बार वॉल्यूम में साइड्स 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम क्या हो गया, L क्यूब, है ना, क्योंकि यहाँ पर पाई डायमेंशन लेस है, यहाँ पर 4/3 भी डायमेंशन लेस है, और यहाँ पाई भी डायमेंशन लेस है। ओके, तो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी L क्यूब। सिमिलरली जो एरिया होता है, एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो L स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो डेंसिटी क्या होता है, सपोज मैं ऐसे देखता हूँ डेंसिटी को, रो, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें मास की पता है m, और वॉल्यूम की पता है हमें L क्यूब। तो क्या हो जाएगी, ML-3। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्रैग का डायमेंशन निकालिए, ड्रैग फोर्स जो किसी बॉडी पर लगता है जब वो एयर के अंदर मूव करती है। तो जैसे अगर आप बहुत तेज़ आंधी में अगर आप दौड़ते हैं तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है ना पीछे, वही होता है ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ड्रैग फोर्स में अगर ऐसे लिखूँ तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ रो CD A V स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है हाफ तो कांस्टेंट है ही, और CD क्या होता है, CD एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में। A यहाँ पर एरिया है, रो यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर, और V यहाँ पर वेलोसिटी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अब ड्रैग फोर्स का डायमेंशन निकालिए, तो ड्रैग फोर्स हम ऐसे लिखेंगे डायमेंशन, ठीक है। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती तो हम उसे इधर यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। CD का भी 1 है, तो रो क्या है इधर, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, मास ML-3, अभी जस्ट डिराइव किया हमने। एरिया क्या होता है L स्क्वायर, वो भी जस्ट डिराइव किया, और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो LT वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, LT-1 और इसका स्क्वायर। तो ड्रैग फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, L कितना हो गया, -3 + 2, और ये 2 + 2, और T कितना है, -2। तो ड्रैग फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, ML 4 + 4 - 3 1, तो 1 T-2। तो डायमेंशन क्या होगी ड्रैग फोर्स की, ML-T-2। तो अगर आपको फोर्स की याद हो, जो डायमेंशन थी वही ड्रैग फोर्स की है। तो कोई भी तरह का फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, ड्रैग फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, हमेशा डायमेंशन फोर्स की यही रहेंगी, ML-T-2, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ये क्या है? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन एक प्रिंसिपल है जो बोलता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं दो क्वांटिटीज़ ऐड कर रहा हूँ, सपोज ए और बी, या माइनस कर रहा हूँ, तो इन दोनों की जो डायमेंशन है, ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 80 टोमेटोज़ इक्वल्स टू 60 पोटैटोज़ प्लस 20 टोमेटोज़, सपोज मैंने ऐसे लिखा, तो कोई सेंस बनता है कि अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूं कि 80 टोमेटोज़ प्लस 60 पोटैटोज़ इक्वल्स टू 20 टोमेटोज़? नहीं, हम टोमेटो को और पोटैटो को ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इधर हमें क्या लिखना चाहिए? टोमेटोज़। ठीक है, सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक करंट को, आई को और टेम्परेचर को ऐड नहीं कर सकते। हम फोर्स को और वेलोसिटी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी प्लस ई बाई डी माइनस एफ। अगर ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई रैंडम एक्सप्रेशन, यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, बी सी कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो जो x की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन होनी चाहिए। तो मतलब x की जो डायमेंशन है वो a की डायमेंशन होनी चाहिए, वही b इंटू सी की डायमेंशन होनी चाहिए, वही c अपॉन डी की डायमेंशन होनी चाहिए, और वही f की डायमेंशन होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर किसी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका एक एग्जांपल करते हैं। देखिए, ये जैसे एक फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ बी बी वेलोसिटी है, यू बी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और एस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज ये एक फॉर्मूला है, तो अब हम देखते हैं कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ये जो वी स्क्वायर है, ये पार्ट है, इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी होनी चाहिए, यू स्क्वायर, जो कि u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, मतलब दोनों वेलोसिटी हैं, और 2as इसकी भी वही डायमेंशन होनी चाहिए, तीनों की सेम। ठीक है, तो देखते हैं कि सेम है कि नहीं। पहले v स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? v होता है lt माइनस 1 वेलोसिटी और उसका स्क्वायर, तो मतलब l स्क्वायर t माइनस 2। u स्क्वायर की क्या हो जाएंगी? सेम, ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब आता है 2as, 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, 2 को रहने देते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 2, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ, तो डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो तीनों की जो डायमेंशन है वो सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। हम इस प्रिंसिपल से इक्वेशंस के अंदर जो मिसिंग पार्ट्स हैं हम वो भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक फॉर्मूला है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब t की पावर नहीं पता मैं कि t की पावर कितनी है, तो सपोज वो मैंने लिख दिया x। तो मुझे x की वैल्यू बताओ, x कितना है, मतलब इसको करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं इस फॉर्मूले को। तो हम कैसे करेंगे? तो जो यहाँ पर s की डायमेंशन है वही इन दोनों की होनी चाहिए और वही इन दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप कांस्टेंट है, तो s की डायमेंशन क्या है?
एस डिस्प्लेसमेंट मतलब एस की डायमेंशन होगी एल, यूटी यूटी की डायमेंशन, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस वन, और टी क्या है टाइम, तो ये आ गया एल। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। ओके, अब आता है ए टी एक्स। अब हमें पता है एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस टू, और हमें टी की नहीं पता तो हम इसे लिख देंगे एक्स। मतलब ये डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस टू प्लस एक्स। अगर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो ये जो डायमेंशन है एल टी रेस टू द पावर माइनस टू प्लस एक्स, ये एल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो टी है, जो टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी जो पावर है ज़ीरो होनी चाहिए। तो मतलब माइनस टू प्लस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स आ गया टू। हमारे यहाँ करेक्ट फॉर्मूला बनेगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी की पावर एक्स थी, एक्स हमारा टू आया, तो इस तरीके से हम जो मिसिंग पार्ट्स है इक्वेशन के वो भी ढूंढ सकते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन है, सपोज कोई इक्वेशन है जिसको मैं इक्वेशन ए बोलता हूँ, ठीक है, तो अगर ए डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है, डायमेंशनली नॉट कंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि पक्का 100% श्योर ये रॉन्ग है। मतलब ए जो लिखी गई है इक्वेशन वो पक्का गलत है। ठीक है, लेकिन सपोज ए जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ए करेक्ट हो, ए मे बी करेक्ट हो सकता है कि वो करेक्ट हो, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, सपोज एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऐसे कि वर्क इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस फोर्स अपॉन एरिया प्लस 12 mgh। तो सपोज ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अब देखते हैं कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं। वर्क क्या होता है, पहले वर्क की डायमेंशन देखते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। मतलब फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट एल, तो वर्क की डायमेंशन क्या होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, वर्क की आ गई। अब देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर की कैसी है डायमेंशन। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ये भी ये आना चाहिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो है हाफ एम वी स्क्वायर है। हाफ ये कांस्टेंट है, इसे नहीं लेते। मास का m हो गया और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हो गया और उसका स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो गई m l का स्क्वायर हो जाएगा और t माइनस टू, जो कि ऊपर वाले से सेम है। इसका मतलब अभी तक कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी डायमेंशन देखते हैं। फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा एम, ये एल ऊपर चला जाएगा, माइनस वन टी माइनस टू। तो क्या ये ऊपर वाले से सेम है, नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब पक्का रॉन्ग है। तो हम
कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये गलत है। लेकिन सपोज कोई इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट आ रही है, सपोज ये इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मूला अब है वर्क इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mgh, मान लो मैं ये फॉर्मूला बोलता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, वर्क की डायमेंशन क्या आएगी, अभी जस्ट हमने ऊपर निकाला, ये आती है ml² t-2, ठीक है। हाफ mv² की भी निकाली थी अभी ऊपर, हाफ mv² की डायमेंशन आती है ml² t-2, मतलब अभी तक डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। अब mgh की देखते हैं, m क्या हो जाएगा, मास m, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2, और h क्या है, हाइट, हाइट मतलब एक लेंथ, तो l, तो ये आ जाएगा ml² t-2। तो तीनों सेम है डायमेंशन, मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। बट क्या ये सही है, पता नहीं, हो सकता है यहाँ पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहाँ पर सपोज 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर यह प्लस की जगह ये माइनस हो, या फिर ये हाफ की जगह 3/2 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमें ये तो पता है कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन, क्योंकि हमने जो स्टडी किया वो mv² और mgh किया, लेकिन हमने एक कांस्टेंट स्टडी नहीं किया, तो ये इक्वेशन अभी भी गलत हो सकती है। तो हम अभी जो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे उससे हम फॉर्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज कोई एक साइंटिस्ट है, वो बोलता है कि पेंडुलम जो होता है, ये स्ट्रिंग है और नीचे ये मास है m, स्ट्रिंग की लेंथ है l, और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है g, और इसे थोड़ा सा पुल करके रिलीज़ कर दिया। अब ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे आएगा। तो साइंटिस्ट ने देखा जो टाइम पीरियड है इस ऑसिलेशन का वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ पर, उसकी पावर ले लेते हैं x, पता नहीं है लेंथ की किस पावर पर, पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं जानते। और सिमिलरली वो मास पे भी डिपेंड करता है, और सिमिलरली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, और वो है उसके हम पावर ले लेते हैं z। इसका हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं सिंपल कि t इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k, l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। टाइम पीरियड एक टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t। k कांस्टेंट है, k की कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ की क्या है l, तो ये हो जाएगा x। मास क्या है m, m क्या हो गया y। g क्या होता है lt-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी पावर z। तो क्योंकि यहाँ पर मास और लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, 0 लिखना मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। m की यहाँ पर कितनी है y सिर्फ, लेंथ की कितनी है ये x और ये z, तो x प्लस z, और लेंथ की टाइम की कितनी है बस ये -2 × z। तो हमें पता है कि फिज़िक्स के अंदर इक्वेशंस तभी वैलिड होती हैं अगर वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड में हो। तो यहाँ जो मास की डायमेंशन है वही यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ लेंथ की इधर है लेफ्ट हैंड साइड में वही इधर RHS में होनी चाहिए, और जो यहाँ टाइम की है वही ये होनी चाहिए, तभी ये फिज़िकल क्वांटिटी वैलिड होगी। तो इसका मतलब अगर हम पावर्स इक्वेट करें तो y की पावर आएगी 0, x प्लस z आएगा 0, और -2z आएगा 1, तो z कितना हो जाएगा -12, और अगर ये इधर डालें तो हमें ये देगा हाफ। तो अब हम फॉर्मूले में डालते हैं, इस वाले फॉर्मूले में, तो टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का
वो हो जाएगा सम कांस्टेंट के, मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे करता है पावर हाफ, और जी पर करता है माइनस हाफ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के रूट एल बाय जी। तो हमारा फॉर्मूला आ गया। और एक्चुअल में जो ये के की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई। वो हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।